हमने क्या पढ़ लिया था? एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ लिया था, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ लिया था, दूसरा हमने पढ़ लिया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। आप एक चीज और लिखो, नो मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक इन नेचर। मतलब 100% इलास्टिक या 100% प्लास्टिक कोई मटेरियल नेचर में नहीं होता है। नो मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक इन नेचर, मतलब पार्शियली इलास्टिक होता है, पार्शियली प्लास्टिक होता है। ठीक है, इतनी बात। मतलब 100% कोई भी इलास्टिक नहीं है। अगर किसी चीज को आपने डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाई, तो 100% कभी भी रिकवर नहीं करेगा, या 100% कभी भी डिफॉर्म्ड नहीं रह पाएगा, थोड़ा बहुत रिकवर कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ज्यादातर मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता जो 100% क्या हो, प्लास्टिक हो या इलास्टिक हो। चाहे वो फॉस्फोरस ब्रोंज हो, चाहे क्वार्ट्स हो, वो भी 100% इलास्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो जरा स्ट्रेस। अब आते मेन काम पे। अब स्ट्रेस क्या होता है देखो, एक मिनट। मान लो हमारे पास कोई ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इतनी बार। इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं जैसे भी हैं, चलो कर देते हैं उनको भी अरेंज। ये इनके यहां पर वर्टिसेस पे क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो मान लो आपने क्या करा, इधर की तरफ ऐसे करके इसे खींचने की कोशिश करी, और इधर की तरफ भी आप ऐसे करके इस मार्कर को दोनों साइड से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो कौन से फोर्स कहलाएंगे, डिफॉर्मिंग। ठीक है, इतनी बात। अब जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएंगे, तो जब आप इसको खींचना चाहोगे तो अंदर की तरफ क्या डेवलप होगा, होंगे ऐसे डेवलप, हाँ या ना। और एक चीज और बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वो कौन से मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है, जो मॉलिक्यूल्स इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, और मैंने एक चीज और बताई थी कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स नियरली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि आप ऐसे देखो, जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या आपको लग रहा है ये इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर ये इधर की तरफ जा रहा होता तो एफ डी एफ आर से क्या होता, बड़ा होता, हाँ या ना। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इतनी बात। तो अब खेल क्या हमारे पास, जो डेफिनेशन है वो क्या है स्ट्रेस की। एक्चुअल में ये वाला स्ट्रेस नहीं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है, ये कुछ अलग है। स्ट्रेस क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बताओ मुझे। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी आओ बेटा। देखो जो अभी अभी है सुन लो जरा, एक मिनट। हाँ, हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, स्ट्रेस। ठीक है, पहली फिजिकल क्वांटिटी जो इस चैप्टर में आ रही है। मैंने क्या करा, एक सिलिंड्रिकल सॉलिड लिया, उसको दोनों एंड से मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। तो इधर की तरफ एफ डी और इधर की तरफ क्या, एफ डी। जब एफ डी लगा, दैट इज व्हाट डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हुआ, अंदर की तरफ क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। हम ऐसा भी कर सकता था, इसको दोनों तरफ से क्या करता, दबाता, तो भी तब एफ डी क्या हो जाता, अंदर, लेकिन एफ आर तब क्या हो जाता, बाहर हो जाता। ठीक है, स्ट्रेस को हम
स्मॉल f से डिनोट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन सब्जेक्टेड एरिया। बता रहा हूं सब्जेक्टेड एरिया का मतलब क्या, जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स आया उन मॉलिक्यूल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला इन्हीं के ऊपर लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। और एक चीज मुझे पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स नियरली इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, तो इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डी अपॉन सब्जेक्टेड एरिया लिख सकता हूं, क्योंकि एफ डी और एफ आर क्या होते हैं, नियरली बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन जब आपसे डेफिनेशन बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट सब्जेक्टेड एरिया। आप ऐसे देखो, आपके पास कोई ये बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, अब आप इस पे मतलब ये कोई मान लो मेरे पास ये था, ये है, ठीक है, इसको मैं चारों तरफ से क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स चारों तरफ से क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया, चारों तरफ से लग रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे, तो ये एफ डी हो गए। तो रिस्टोरिंग क्या लगेगा, अंदर से लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब एफ रिस्टोरिंग अपॉन ये वाला एरिया, ये जिसपे फोर्स लगा, ये सारा का सारा विल बी व्हाट, सब्जेक्टेड एरिया। ठीक है, इतनी बात। तो सब्जेक्टेड एरिया कैसे चूज करना है वो आपको समझ में आ गया कि जितने भी हिस्से पे रिस्टोरिंग फोर्स आया उस पूरे हिस्से के एरिया को ही क्या लेना आपने, सब्जेक्टेड एरिया। जैसे यहां पर मैंने अलोंग द लेंथ लगाया तो किस पे आया रिस्टोरिंग फोर्स, इस एरिया पे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लगाता, मान लो यही सिलेंडर है हमारे पास, ध्यान से देखो, अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं बेटा, देखो डिफॉर्मिंग वाला चारों तरफ से, कौन से पोर्शन पे, कर्व्ड सरफेस पे, ये डिफॉर्मिंग है। तो ये सिलेंडर है, ऐसे 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 कर्व्ड सरफेस की साइड से, क्लियर है इतनी बात। तो अब जब ऐसी कहानी आ गई तो अब जरा देखो आप एक मिनट, तो एफ डी हो गया और अंदर की तरफ से क्या आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब जब आप क्या करोगे, स्ट्रेस की बात करोगे तो दैट वुड बी एफ आर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, या एफ डी अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नोट करो इस बकवास को। तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन सब्जेक्टेड एरिया। ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखना, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना, कैसी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। अभी पता चल जाएगा कैसे है टेंसर। ठीक है भाई, अब इसके बाद ये तो स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप का स्ट्रेस होगा, लिखो जरा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अब सबसे पहले टाइप, स्ट्रेस के तीन टाइप होते हैं, तो हम एक एक करके बात करें। पहला टाइप लिखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जब डिफॉर्मिंग फोर्स सिस्टम पे कुछ इस तरीके से लगे कि सिस्टम की लेंथ में एप्रिशिएबल चेंज आए। मतलब आप ऐसे देखो, मेरे पास कोई रॉड है, ध्यान से देखना,
मेरे पास सपोज ये रॉड है, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं इस रॉड पे फोर्स ऐसे लगाता हूं एफ डी और ऐसे लगाता हूं एफ डी दोनों साइड से, तो एक बात बताओ, अप्रिशिएबल चेंज हम क्या करना चाहते हैं इसका? लेंथ में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा, हाँ या ना? ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। एक और चीज हो सकता है, उल्टा भी हो सकता था, मैं इस एफ डी को क्या करता, अंदर की तरफ भी कर सकता था। आप अगर देखो, मैं ऐसे भी कर सकता था, एफ डी अंदर, तो एफ आर ऐसे डेवलप होगा कि नहीं होगा? एफ डी अगर अंदर, तो एफ आर ऐसे डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये भी क्या करना चाहता है? लेंथ में ही चेंज लाना चाहता है, और तो कुछ नहीं है। तो लेंथ में चेंज इसमें भी आना चाहता है। हाँ, पहले वाले केस में बढ़नी चाहती थी लेंथ, और दूसरे वाले में घटना चाहती है, यही कहानी है, ठीक है। गौरांगी, मैं कह रहा हूं कि ये मार्कर है, देख ले एक मिनट, ये मार्कर है, मैं इसको दोनों साइड से ऐसे खींच रहा हूं। अगर मैं दोनों साइड से ऐसे खींच रहा हूं तो इसकी लेंथ में चेंज लाना चाहता हूं, ठीक है, या दोनों साइड से ऐसे दबा रहा हूं तो इसकी लेंथ में क्या लाना चाहता हूं? चेंज लाना चाहता हूं, ठीक है। तो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इतनी बात। तो पहला स्ट्रेस हमने क्या लिखा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लिखो जरा, लिखो, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स acts on body, when deforming force acts on body such that length of body undergoes नहीं, अंडरगोज नहीं, लेंथ ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू चेंज, लेंथ ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू चेंज। मतलब हमने कुछ इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया कि क्या चीज चेंज होना चाहता है? लेंथ, ठीक है। तो उसको हम कौन सा स्ट्रेस कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब यहां पर भी दो टाइप के, ए पार्ट लिखो, लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप का होता है। ए पार्ट, पहला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। इस केस में लेंथ हम इंक्रीज करना चाहते हैं, और जरा देखो ऐसा ही डायग्राम होगा जब लेंथ इंक्रीज करना चाहते हो, हाँ या ना? तो जो हमारे पास स्ट्रेस होगा लॉन्गिट्यूडनल वाला, वो किसके बराबर होगा? एफ आर अपॉन कौन सा एरिया जिसको मैं क्या कर रहा हूं? शेड कर रहा हूं, यस और नो? एफ आर अपॉन शेडेड एरिया, सब्जेक्टेड एरिया, यही है कि नहीं है? या इसी को लिख सकते हैं हम एफ डी अपॉन शेडेड एरिया, यस और नो? अरे भाई ठीक है। बी पार्ट इसमें क्या होगा? लिखो, बी पार्ट इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस। बी पार्ट इसमें कौन सा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव देखो बेटा, एफ डी ऐसे लगेगा, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब हम लेंथ को क्या करना चाहें? घटाना चाहें, तो एफ डी ऐसे, तो एफ आर ऐसे डेवलप होगा। अब आप देखो, इसको हम क्या कहते हैं? बी पार्ट कौन सा? कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें लेंथ क्या होती है? घटती है। और स्ट्रेस फॉर्मूले से तो ये आएगा, एफ आर अपॉन कौन सा एरिया? सब्जेक्टेड एरिया, यस और नो? या एफ डी अपॉन सब्जेक्टेड एरिया, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रेस हो गया अपना? कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। लेकिन टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों किसके पार्ट हैं? लॉन्गिट्यूडनल के, ठीक है। अब लिखो जरा, हाँ बिल्कुल। एक बात बता, अगर ये मार्कर यहां पर है और मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें? स्ट्रेस तब तक डेवलप नहीं होता, तब तक इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, जब तक, एक बार काम कर, अगर यहां पर ये इसको पकड़ ले, मैं इसको दीवार में ऐसे करके ये दीवार में टिका दिया, ठीक है,
अब अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं तब तो स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन अगर फ्री होता तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, मेरे साथ ही चला आता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अपोजिशन मिलना जरूरी है, तभी बात बनेगी। अब इसी रॉड को मैं ऐसे करके दीवार में बांध देता, अब मैं इसको खींच रहा हूं तो ये कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, कौन सा वाला, टेंसाइल वाला। और अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं तो कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और कौन सा, कंप्रेसिव वाला। लेकिन अगर ये, हाँ बोल, एक तरफ से ही लग रही है, ऐसा नहीं एक तरफ से लग रही है। तो एक बात बताइए, दीवार से बंधा हुआ है ना, जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ डेवलप नहीं हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इतनी बात। अब एक तरफ से नहीं लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है बस, और दिखना चाहिए अब तो। अब क्या कहानी है आर्यन, मैंने रिस्टोरिंग फोर्स कल समझा दिया था कि जब भी, एक बात बता, अगर मैं तुझे थप्पड़ मारूं तो मैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो तेरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स अपोजिंग फोर्स लगाते हैं हमेशा भाई। ये एक काम कर, ऐसे देख, मैंने इस चीज को दबाया, अब मैं अगर यहां पर दबा रहा हूं तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं, और जैसे ही मैंने हाथ हटाया देखो वापस अपनी जगह पर क्या आ जा रहे हैं, अपनी जगह ले रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब भी आप उनकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसा स्प्रिंग में होता था, स्प्रिंग को अगर आप नेचुरल लेंथ से क्या करो, दबाओ, तो भी स्प्रिंग किधर आना चाहती है, नेचुरल लेंथ पे, खींच दो तो भी किधर आना चाहती है, नेचुरल लेंथ पे। सेम गोज विथ व्हाट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब अगला स्ट्रेस लिखो, अगला लिखो, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कोई ये बलून है, ठीक है, या कोई स्फेरिकल बॉडी है, कैसी भी बॉडी हो सकती है, मैं स्फेरिकल जानबूझ के ऐसी बना रहा हूं। कोई स्फेरिकल बॉडी है इन वाटर, डूबी हुई है, वाटर के अंदर है, ठीक है, या इन एयर है, छोड़ो मारो गोली वाटर को, हवा में है, बलून है कोई हवा में। अब आप एक बात बताओ, इसके ऊपर इसके चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं? yes, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ या ना? कितना है? P0 है मान लेते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, वो इस बलून को क्या कर रहा होगा, श्रिंक कराना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? श्रिंक कराना चाहेगा। यस सुनो, चारों तरफ से दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? श्रिंक कराना चाहेगा। तो चारों तरफ से जब दबा रहा है तो देखो जरा, हाय हाय ये क्या हो गया, उल्टा लग गया। ऐसे करके चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा? डिफॉर्मिंग। तो जब इसको ये दबाना चाहता है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा जरा देखो, नॉर्मली रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? ये अंदर क्या हो गया, एफ रिस्टोरिंग हो गए। यस नो? ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, दिस एफ रिस्टोरिंग इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बलून। अरे हर जगह पर नॉर्मल है कि नहीं है? तो हमारे पास जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है नॉर्मल स्ट्रेस की, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग अपॉन सब्जेक्टेड व्हाट, एरिया। ये जो एफ रिस्टोरिंग है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, है या नहीं पहले बताओ, अपॉन सरफेस एरिया। यही है कि नहीं है? आपने केमिस्ट्री में शायद अब तक में प्रेशर पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा था आपने?
फोर्स नॉर्मल टू सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। हाँ या ना? तो अब या इसी को मैं लिख सकता हूं क्या? एफ डी परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया है अपॉन व्हाट? सरफेस एरिया, क्योंकि एफ आर और एफ डी क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। हाँ या ना? तो इसको मैं एफ डी से भी इक्वेट कर सकता हूं, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? हाँ या ना? तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये किसके बराबर हो गया? स्ट्रेस यहां पर प्रेशर के बराबर हो गया। कैसा हो गया? प्रेशर, क्योंकि फोर्स नॉर्मल टू सरफेस एरिया अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। ठीक है, इतनी बात। तो नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये क्या है? इसमें फोर्स हर पॉइंट पे बॉडी के क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। ठीक है, इतनी बात। पिछले में जब हमने रॉड बनाई थी तो आप देखो फोर्स नॉर्मल सिर्फ इस एरिया पे लगा था। हाँ या ना? लेकिन कर्व्ड सरफेस के तो क्या था? पैरेलल था कि नहीं था? अरे यस और नो? ठीक है, तो अब खेल के हमारे पास प्रेशर हमारा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। नॉर्मल का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल का दूसरा नाम, अरे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर भाई, लिखा है अंग्रेजी में, यहां देख, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। यस और नो? ठीक है भाई, चलो, तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। अब एक मजेदार बात देखो, ये कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना? जो पिछला वाला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वहां पर मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ये कहीं भी घूमता रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अब हो गया भाई। तीसरा स्ट्रेस लिखो, मतलब इसमें कैसी भी बॉडी होती है, मान लो ऐसी बॉडी है कोई टेढ़ी मेढ़ी, तो ऐसे करके डिफॉर्मिंग फोर्स आया नॉर्मल, ऐसे करके आया नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल आना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसे, मुझसे पूछ लो बेटा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या आएगा? सरफेस, मैंने कहा था नॉर्मल सरफेस के एक लॉन्गिट्यूडनल में इस सरफेस के नॉर्मल था, लेकिन सरफेस तो ये भी है, ये भी है, इसके तो क्या आ गया? पैरेलल आ गया। रुक जा एक मिनट, और यहां कह रहा हूं हर पॉइंट पे क्या आएगा? नॉर्मल आएगा, ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या चीज? लड़की सब्जेक्टेड एरिया यहां पर हर पॉइंट हो गया। ठीक है, इतनी बात। और यहां पर सब्जेक्टेड एरिया सिर्फ इतना सा हो गया जिसके वो नॉर्मल था। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, ऐसे भी हो सकता है, यस और नो? ये एफ रिस्टोरिंग हो गया भाई, आप बाहर से दबा रहे हो उसे एफ डी से, और अंदर से क्या लग रहा है? हर पॉइंट से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, और एफ डी भी क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस है। अब और दोनों मैग्नीट्यूड में नियरली बराबर है। अगली चीज देखो भाई, अब लिखो जरा, लिखो shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, अब shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है उसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, आपके पास मान लो, चलो ऐसे दिखाता हूं, मैं आपको बता ही देता हूं, नीचे कॉपी दे अपनी, देखो भाई, आपके पास एक कॉपी है, अगर मैं ऐसे करके खींचता, ऐसे करके, तो मैं क्या बढ़ाना चाहता हूं? लेंथ। कौन सा स्ट्रेस होता? लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसको हवा में रख दूं तो इधर से भी पी, इधर से भी, मतलब इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मेरी बात ध्यान से देखना। हाँ, मैंने क्या किया, नहीं ये कॉपी अच्छी नहीं है, कोई और कॉपी है भाई? मतलब जो थोड़ा सा, नहीं बहुत पतली कॉपी है, मुझे थोड़ी सी मोटी कॉपी चाहिए। हाँ ये दिखा, ये सही है। देखो भाई, अब इसको देखो, तुम लोग भी देख लो भाई, मैंने इसको ना कुछ ऐसे दबाया, देखो,
मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने अंगूठा क्या करा, इसके एज पे रखा है यहां पर, और नीचे अपनी फिंगर्स रखी, मैंने अंगूठे को आगे पुश करा। देखो ये थोड़ा सा ना शेप ऐसा नहीं हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब इस सरफेस के कैसा लगाया फोर्स मैंने, टेंजेंशियल, इस सरफेस के भी कैसा लगाया, नीचे वाले के टेंजेंशियल। ठीक है, इतनी बात। अब इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी सुनो कैसे, एक मिनट ध्यान से देखो। मान लो मैंने ये बॉडी ले ली, इसको ग्राउंड पे ना फिक्स कर दिया, मतलब किसी चीज से, मतलब पेच वगैरह से कस दिया बॉडी को ग्राउंड पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस सरफेस पे ऐसे करके आगे की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। अगर मैंने इस सरफेस पे आगे की तरफ ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, कहां गई कॉपी, रुक जा भी, आप खुद देख लो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या करा, ऐसे दबाया हुआ है, मतलब इस पे आगे, तो इस पे भी पीछे लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरी ये फिंगर्स इसको पीछे, देखो आप एक्शन और रिएक्शन बन रहा है। अदरवाइज अगर मैं ऐसे लगाऊं तो लगा ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऐसे इधर की तरफ भी खींचना पड़ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर क्या था, मैंने ऊपर की तरफ लगाया ऐसे, तो यहां पर भी उतना ही एफ डी डेवलप हो जाए, क्योंकि आगे नहीं जा रहा है। मैंने इसको क्या कर रखा, फिक्स कर रखा है, तो यहां पर नीचे की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, एफ डी। यस और नो? इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसकी शेप कैसे हो गई, जरा देखो एक मिनट। कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, ऐसा ही हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अभी आप देखो जो मैंने बनाया था, हाँ या ना, यस और नो? अब ऐसा हो गया। अब जब आपने ये एफ डी लगाया, तो इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हुआ, एफ आर। इसमें भी क्या डेवलप हुआ, एफ आर। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, एक बात बताओ, इस केस में क्या चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस केस में क्या चेंज हुआ, शेप। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या चेंज हो रहा था, वॉल्यूम। हाँ या ना? पिछले वाले में लिख लो, इन नॉर्मल स्ट्रेस, जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था हमने, लॉन्गिट्यूडनल में क्या चेंज होना चाहता था, लेंथ। इन नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू चेंज। नॉर्मल स्ट्रेस वाले में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू चेंज। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, क्या चेंज हो रहा है, शेप ऑफ बॉडी। क्या चेंज हो रहा है, शेप ऑफ बॉडी। क्लियर है? अब जरा मजेदार बात देखो, तो यहां पर जो स्ट्रेस आया दैट इज एफ आर अपॉन कौन सा एरिया, कहां गई कॉपी, तो गधा आदमी है। मैं ऐसे लगा रहा हूं ना, किस एरिया पे फोर्स लग रहा है, इन मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है, ऐसे ऐसे तो लगा रहे हो आप, हाँ या ना? मैं नीचे से पकड़ लेता हूं इसे और ऐसे लगाता हूं, तो किस पे फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल एरिया पे, इसीलिए इसको कौन सा स्ट्रेस कहा मैंने, टेंजेंशियल स्ट्रेस का है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो क्या कहानी हमारे पास, अच्छा इनको दिख नहीं रहा है, देखो भाई, देख मैंने ऐसे दबाया था, मेरा अंगूठा देखना ये वाला, ऐसे, ये अंगूठे से ये शेप हल्की सी इधर की तरफ चली गई। यस और नो? अरे निकम्मो चैट बॉक्स वालों देखो जरा। ठीक है, अब अंगूठा मैंने ऐसे लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो मतलब मैं किस सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस वाले पे, सरफेस के क्या लगा रहा हूं, टेंजेंट लगा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या कहानी है, इस वाले एरिया की बात होगी, इसमें कौन से वाले एरिया की, इस वाले एरिया की। ठीक है, इतनी बात। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन सरफेस एरिया on which force acts tangentially। देखो नॉर्मल वाले में क्या था, फोर्स
नॉर्मल टू सरफेस था, हाँ या ना, और सरफेस एरिया भी कौन सा था, जिसपे फोर्स नॉर्मली एक्ट किया था। लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स व्हाट, टेंजेंशियली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको हम एफ डी भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? अरे क्लियर है भाई? एरिया नीचे वाले तो आ जाएगा, उस पे तो एफ नहीं लगेगा। उस पे कैसे लगाया? लग तो रहा है कौन अच्छा ये वाला? तो ऊपर और नीचे वाले बराबर नहीं होंगे? पहले बता, अगर मैंने यहाँ पर क्यूबॉइड बनाया एक, ठीक है, वो तो अलग हो सकता, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे वाले को हमने फिक्स कर रखा है। अब हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होते हैं। अब देखो भाई, अब कुछ क्वेश्चन कर लें तो क्लियर हो जाएगा शायद, है ना? स्ट्रेस के सवाल कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वहां से सारी बातें। सेजल बता क्या कहना चाहती है, जल्दी बता। टेंजेंशियल स्ट्रेस समझ नहीं आया, दोबारा बता देता हूं भाई, परेशान क्यों है? बता रहा हूं, देखना, पारस चावला को पिछला पेज चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना उसने, लिख भी लिया कर भाई साथ में, ले पिछला वाला पेज भी ले ले, खुश हो जा। ये आ गया पिछला पेज, और बता कौन सा पेज चाहिए पारस, जल्दी बता। और कोई चाहिए? चलो, अब मैं दोबारा बता रहा हूं किसको, शेयर स्ट्रेस को, एक बार समझ लो भाई। सिर्फ नेम लिखना, कोई रह ना जाए, तेरे पास ओवर होगी तब नेम के नाम लिखना साथ में। बात ही नहीं बेटा, दोबारा समझा देते हैं ना। ऐसा कुछ है, अब ध्यान सुनना भाई, ये बाहर वाला फेस और पीछे वाला कौन सा, अंदर वाला फेस, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, बता रहा हूं भाई, देवांश सुन ले, एक मिनट रुक जा। अब मैंने क्या करा, इस सरफेस पे आगे की तरफ ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा दिए, और सेम यहां भी इस पे पीछे की तरफ लगा दिया, नीचे वाले पे, सेम मैग्नीट्यूड का। अब एक बात बता, ये हल्का सा ऐसे झुक सा नहीं जाएगा, ऐसे करके, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने कल अभी कॉपी ली थी उसी में होगा कि नहीं होगा? रहने दे, ठीक है, बना देता हूं डायग्राम, चिंता ना करो। अगला डायग्राम क्या होगा, जब हमने ऐसा लगाया तो देखो जरा, वो भी बना देते हैं। साला झुका ही नहीं, उल्टा झुक गया ना, दूसरी साइड से बनाते हैं। ठीक है, सही। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बना देते हैं इसे भी, चिंता ना करो, सारी चीजें बना देते हैं। अरे हाय, छूट ही नहीं रहा है।
ऐसा शेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा चेक करो भाई। ओए बालकों चेक करो, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा झुक गया है, मतलब ये पहले वर्टिकल थी, ये लाइन कैसी हो गई अब, मान लो फाई एंगल ऐसे करके झुक गई। अब एक बात बताना यार, डिफॉर्मिंग फोर्स किस एरिया पे सब्जेक्टेड है, जरा ध्यान से देखो, इस वाले एरिया पे है या नहीं है, और इस वाले एरिया पे है या नहीं है, और सरफेस के कैसा है, टेंजेंशियल है या नहीं। तो इसी के अपोजिट क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एफ आर और इधर एफ आर, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कहा, एफ आर टेंजेंशियल टू द सरफेस अपॉन सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स वॉज सब्जेक्टेड अगेन। वो ये बात आई कि नहीं आई, कौन सा सरफेस एरिया ले रहा हूं, ये वाला लूंगा कि नहीं लूंगा मैं, जिसपे फोर्स क्या था, सब्जेक्टेड था। तो एफ आर अपॉन सब्जेक्टेड एरिया ऑन विच फोर्स वॉज टेंजेंशियल, यस और नो। सारी बात आ गई कि नहीं आ गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी भी लिख सकते हैं। देख लो भाई, अब क्लियर है भाई कहानी। सेजल, देवांश गंभीर जो भी थे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। अब जरा क्वेश्चन कर लें ना। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है, स्ट्रेस सीखा है, ठीक है, इतनी बात। राधिका, शेप और साइज इज चेंजिंग वेरी स्लोली। अगर तुझे छत से छोड़ दिया जाए तो नीचे गिरेगी जी एक्सेलरेशन से, लेकिन एक काम कर, रस्सी पकड़ ले और मैं रस्सी को धीरे धीरे ऐसे नीचे ले जाता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो टेंशन और mg का फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया, यस और नो। राधिका अब ठीक है, चलो अब देखो भाई, बढ़ जाए आगे। यस सर। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो एक मिनट, हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास एक ही सिलिंड्रिकल रॉड है, ठीक है, इतनी बात। कैसी रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड। ठीक है, लेंथ इसका L है और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना, A। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया is given to us what, A and length L, ये given। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करा, इस वाले पर ऐसे करके डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मतलब कौन से वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे। कर्व्ड तो ये है लड़की, ऐसा कैसे बोल सकती है। मान लो कितना लगाया अपने फोर्स, F लगाया। दिस F इज व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स, यस और नो। क्या चेंज होना चाहेगा, लेंथ। मानते हो या नहीं मानते हो, लेंथ क्या होना चाहेगा, चेंज होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछूं, ठीक है, इतनी बात,
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? कहां पर? इस जगह पे, ऑन दिस क्रॉस सेक्शन। यस और नो? ठीक है, रुको सवाल बदल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बीच में ऐसा क्रॉस सेक्शन पकड़ा, ये वाला, जिसका एंगल ये वाला थीटा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पकड़ा ये। ठीक है, आपको इस क्रॉस सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताना है और टेंजेंशियल स्ट्रेस बताना है। मतलब कौन कौन से? दो। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल। ठीक है, इतनी बात पहला। और तीसरा, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन दिस क्रॉस सेक्शन। क्या चीज बेटा? कौन बोल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वाला कितना? एफ कॉस थीटा बाय एरिया। एरिया कितना है? नहीं, ये एरिया तो क्रॉस सेक्शन, ये तो बदल गया, ये तो ऐसे काटा मैंने। हाँ कर जरा देख। भाई इस क्रॉस सेक्शन का एरिया और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम थोड़ी होगा, आप खुद देख लो। अगर मैं यहां पर देखूं, कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या ये एरिया और ये एरिया सेम है? नहीं है। हाँ हाँ, तू बताना कैसे चेंज होगा, मुझे क्या पता। चलो भाई, अब मैं बता देता हूं। मैं बता दूं भाई? चलो रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ। आप एक बात बताओ बेटा, इस बॉडी पे इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है, तो ये बॉडी चलने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पर जिस जगह पर मुझे बताना है वहां पर दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तोड़ सकता हूँ कि नहीं? तो मैं इस हिस्से को और इस हिस्से को अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो अगला डायग्राम बना लेते हैं। बेटा बातें नहीं, ऐसा बना कि नहीं बना? एक हिस्सा ऐसी होगा, दूसरे को नहीं बना रहा हूं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये वाला एरिया मुझे पता है कितना है, ए है। ठीक है, अब मुझे एक बात और पता है बेटा कि यहां पर फोर्स ऐसे करके एफ लग रहा था। लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और ये चल तो नहीं रहा था, ये पोर्शन नहीं चल रहा था, तो इस पे पीछे क्या लग रहा होगा? एफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? पहले बता दो मुझे। अरे तभी तो नहीं चल रहा था यार, जितना आगे फोर्स उतना भी भाई जब कंप्लीट भी था। आप देखो जरा, ये चल तो नहीं रहा ना पूरा सिस्टम, तो ये नहीं चल रहा तो ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ इतने हिस्से को पढ़ रहा हूं, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, एक ही बात है वो तो। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, ये आ गया अपने पास। अब ये एंगल कितना दे रखा है हमें? ये एंगल हमारा थीटा है। मुझे इस क्रॉस सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताना है और टेंजेंशियल स्ट्रेस बताना है। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता था क्रॉस सेक्शन एरिया के, जब फोर्स क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। तो पहले मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लूं, एक परपेंडिकुलर और एक क्या? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल वाला कब लगता था? जब फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या लगता था?
टेंजेंशियल, याद है कि नहीं है? ठीक है, चलो तो अब मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, देखो दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। तो इधर की तरफ आ गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आ गया एफ कॉस थीटा, और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या आ गया, इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई? अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, अगर मैं इस एरिया एफ साइन थीटा अपॉन ये एरिया कर दूं तो मुझे कौन सा स्ट्रेस मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन अपॉन एरिया, सब्जेक्टेड एरिया कौन सा आ गया, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल वाला आ गया, और फोर्स टेंजेंशियल टू द क्रॉस सरफेस अपॉन व्हाट, एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स लगा था, इज व्हाट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना और तो कुछ नहीं बचा। चलो अब आप एक काम करो, आप ऐसे ध्यान से देखो, अब एक चीज देखो, ये एरिया कितना था, ए था या नहीं, ये वाला एरिया ए था। अगर मैं इस चीज को उठा करके यहां ले आऊं तो ये एरिया कितना है, ए है या नहीं, पहले बता दो मुझे, यस और नो। अब अगर ये वाला एरिया ए डैश है, क्या है, ए डैश, ये वाला जिसको हम निकाल रहे हैं, सपोज दिस इज व्हाट, ए डैश, तो इस ए डैश के दो कंपोनेंट हैं, ये एरिया ऐसे था, देखो आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज होती है। कॉपी देना, तू रख दे, ग्लास हटा लियो भाई, गत्ता। देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ध्यान से सुनना है ना, तू भी ले आया कॉपी, फटाफटा गत्ते टाइप की कॉपी लेके आ, चल ले आ, लिया कोई बात नहीं, चल इधर खड़े हो जा, इसको पकड़, इसको ऐसे पकड़, दोनों खड़ा। देखो भाई, ये मैंने अपना मोबाइल रख दिया ऐसे, दिख रहा है भाई सबको, निकम्मो, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये एरिया मोबाइल का क्रॉस सेक्शन, ये क्या कह रहा हूं मैं, ए डैश कह रहा हूं, इसका सामने जो इस हिस्से में, अगर मैं यहां पर देखूं, अगर यहां से लाइट डालूं, अगर मैं इधर से लाइट डालूं, तो सिर्फ इतने हिस्से में क्या आएगा, शैडो आएगी। दिस वुड बी प्रोजेक्टेड एरिया ऑन दिस, मोबाइल का प्रोजेक्टेड एरिया ऑन दिस, और अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं तो नीचे नीचे शैडो आएगी, दैट वुड बी प्रोजेक्टेड एरिया ऑन दिस। मतलब इस एरिया वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक इस पे और एक इस पे, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही कौन है, ये है। अरे यस और नो? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, रुको, दे दे सब, दूसरे तरीके से देखो, रुक जाओ, आपको बता ही देता हूं बढ़िया से, चिंता ना करो, सारी बातों का है जवाब। ऐसा ही कुछ था, इसका शैडो यहां नीचे बना और इसका शैडो यहां क्या बना, सामने बना। अगर ये एरिया ए डैश है, ध्यान से देखो, ये थीटा है, ठीक है, इतनी बात, तो दिस वुड बी ए डैश साइन थीटा एंड दिस वुड बी व्हाट, ए डैश कॉस थीटा। यही कहानी है या नहीं? तो अब हमें ए डैश और ए में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे गिवन ए है, मुझे ए डैश को किसके टर्म्स में लाना है, ए के टर्म्स में। तो ए डैश साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए है या नहीं? तो ए डैश किसके बराबर आ गया आपका, ए अपॉन साइन थीटा।
ये आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो, जल्दी बताओ भाई बच्चों, जल्दी बताओ। अब देखो भाई, अगर ये आ गया तो अब खेल खत्म। अब अगर मुझे क्या निकालना है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो एफ लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, यस और नो, अपॉन व्हाट, ए डैश। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? वैल्यू डाल दो, कितना हो गया, एफ अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अरे यही है कि नहीं है? फोर्स नॉर्मल टू एरिया अपॉन सब्जेक्टेड एरिया, यस और नो? ठीक है। दूसरा, अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाहूं एफ एस, तो दैट इज एफ टेंजेंशियल, दैट इज एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, एरिया इज व्हाट, ए डैश। तो कितना हो गया, एफ एस इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन व्हाट, ए डैश, सॉरी ए। आ गया कि नहीं आ गया? मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर नीचे। तो देखो जरा क्या बन रहा है, एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2a बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? अब मजेदार बात, सवाल ये नहीं पूछता है, सवाल उसने सिर्फ जेई मेंस और नीट में क्या पूछा हुआ है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो ताकि टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम हो या शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री। मैंने शेयर बोला वर्ड, मैंने कहा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए ये जो क्रॉस सेक्शन आपने यहां पर काटा था उसका एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो, ताकि ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। सवाल ये पूछेगा वो आपसे, ठीक है? इतनी बात तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि किसी भी एक ही क्रॉस सेक्शन पे शेयर भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। शेयर और टेंजेंशियल एक ही होते हैं, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? नोट करो इस बकवास को। लड़की, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब ए फिक्स है, एफ फिक्स है, कौन वेरी कर रहा है? मैंने पूछा ही क्या, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये चीज मैक्सिमम होगी। अब तू बता बता बता, जल्दी बता, मैथ सब आए हुए हैं। खोल दो भाई खिड़की से, जाने तो नीचे, ठीक है? हाँ पारस, चलो तू बता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से भी ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं हो, तो ट्रिग्नोमेट्री है। उसको वेक्टर कहो ट्रिग्नोमेट्री कहो, एक ही बात है। महिमा गलत बात बोल रही है, फोर्स नॉर्मल टू एरिया स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। पहला, अगर किसी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के अलोंग फोर्स लगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर लेंथ के अलोंग, ठीक है? तो जिस लेंथ के अलोंग वो फोर्स डेवलप हो लगेगा, दैट फोर्स अपॉन जिस सब्जेक्टेड एरिया पे वो फोर्स लगा, और फोर्स कैसे लगेगा उस सब्जेक्टेड एरिया के, परपेंडिकुलर, ठीक है? उसको हम लॉन्गिट्यूडनल क्या कहेंगे? मिथिल फिर तो ट्रिग्नोमेट्री का गलत यूज कर रहा है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हो गया बेस, अगर ध्यान से देख, ठीक है? इतनी बात। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है? ऐसा बन रहा है। अब देखो, दूसरा होता था नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता था, हर डायरेक्शन से फोर्स लगता था बॉडी पे, और कैसा लगता था, सरफेस के नॉर्मली लगता था। तो बॉडी का क्या चेंज होने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम, क्योंकि हर तरफ से दबाव पड़ेगा। तीसरा होता था, हाँ तेजस, डायमीटर के प्रोजेक्शन से। अबे यार ये अब ये क्यों समझा रहे हो मुझे कि ए डैश कैसे निकला, ठीक है? वो तो तुम्हें बता दिया मैंने, अब कैसे भी निकालो, ठीक है? तीसरा होता है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। उसमें सरफेस के क्या लगता है, फोर्स पैरेलल लगता है, ठीक है? दैट फोर्स अपॉन सरफेस एरिया जिस पे वो फोर्स लगा इज कॉल्ड एज व्हाट, शियर स्ट्रेस। उस केस में सिर्फ क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा। अब अगली चीज लिखो, अब आप लिखो स्ट्रेन। स्ट्रेन STRAIN, स्ट्रेन STRAIN। अब स्ट्रेन क्या होता है, जब हमने स्ट्रेस लगाए तो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा था या नहीं आ रहा था, हाँ या ना? तो स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल e से,
and it is defined as change in configuration of body upon original configuration. मतलब कोई बॉडी है, उस पर हमने स्ट्रेस लगाया तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़ा बहुत क्या आया, चेंज आया अपॉन जो उसका क्या था, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इतनी बात। अब स्ट्रेन भी फिर तीन टाइप का आ जाएगा। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ क्या कर सकती है, चेंज हो सकती है। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तीसरा शियर स्ट्रेन, जिसमें शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो पहला टाइप। अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है? यस सर। भाई चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, तो लिख लो। अब समझ में आ रहा है, जो यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर था वो हम फालतू पढ़ रहे थे, पढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर मैं उस वक्त नहीं पढ़ाता तो मेरी जान खा जाते, कहते कि पढ़ाया नहीं हमें। चलो सारी वो क्वांटिटीज आप पूरे 2 साल में कभी ना कभी पढ़ ही लोगे। ठीक है, अब वहां तो रट ही रहे थे हम, कुछ पता थोड़ी था। अब क्या कहानी है, सबसे पहले लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। यही होगा कि नहीं होगा? डेल्टा L इज व्हाट, चेंज इन लेंथ, L इज व्हाट, ओरिजिनल लेंथ। कोई इशू तो नहीं इसमें? ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। हाँ या ना? जो वॉल्यूम कम या ज्यादा हुआ, ठीक है, अपॉन V। ठीक है। तीसरा बेटा हमारे पास शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन में देख लो, आपके पास ये क्यूबॉइड था कोई, जो आपने स्ट्रेन लगाया, सॉरी शेयर स्ट्रेस लगाया, तो इसका शेप कुछ ऐसा नहीं हो गया था, याद है? ये वाला एज इसका कितना एंगल घूम गया, 5 घूम गया, सपोज कितना, 5। ठीक है, इतनी बात। मान लो ये वाला एज आगे खिसक गया कितना, x, और ये हाइट कितनी थी, h थी। तो tan phi इज व्हाट, x अपॉन h। और कभी भी जब भी स्ट्रेस लगता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है बहुत ही कम आता है। ठीक है, अब ये कह रही थी ना कि मैंने मार्कर को खींचा तो खिंचा हुआ नहीं दिखा, दिखा तो है ही नहीं, सही बात है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आया है, कम आता है, मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट, 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो शेयर स्ट्रेन इज E इज इक्वल टू 5 या x अपॉन h, जितना एंगुलर चेंज आया। अगर मैं इसको 0 मानता हूं एंगल को, तो कितना चेंज आया उसमें, 5 का चेंज आया। ठीक है, नोट करो इसे। मैथ्स या बायो? अब मैं थोड़ा सा ना मतलब बुरा वाला हो जाऊंगा। हाँ बता। मैथ्स। मैंने अभी 2-3 वर्ड बोले थे, मैंने कहा था बहुत छोटा सा चेंज आता है, छोटा सा चेंज आता है। तो जब बहुत छोटा सा चेंज आता है तो टैन थीटा को थीटा लिखते हैं शायद। गौरांगी क्या कह रही है, जल्दी बता। और सारे ऐसे लोग पूछ रहे हैं जिनके पास मैथ्स है, बायो वाला कोई नहीं पूछ रहा है। गौरांगी जल्दी बता। उनके सर के ऊपर से नहीं जा रहा है, सबसे पहले सवाल करते हैं 2 लड़के जब बैठते हैं, तो फिर यानी कि तुम दिमाग नहीं लगा रहे, वो दिमाग लगा रहे हैं। हो गया? मतलब एक्चुअल में शेयरिंग स्ट्रेन इज एंगुलर चेंज। कौन सा चेंज हुआ है, एंगल में चेंज आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इतनी बात हो गई हमारे पास।
अब लिखो जरा, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ध्यान सुनो। हम किसी बॉडी को, मान लो ये मार्कर ही है, मैं इस पे क्या कर रहा हूं, ऐसे करके दोनों साइड से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो इसमें स्ट्रेस लगा, उसकी वजह से क्या है, स्ट्रेन आया। मैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको जीरो से बढ़ा रहा हूं, ग्रेजुअली क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो यानी कि स्ट्रेस भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना। ये कुछ डिफॉर्म हुआ, उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया और इसने अपनी शेप दोबारा से क्या कर ली, रीगेन कर ली। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और जोर से खींचा, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर इसने अपनी शेप रीगेन कर ली। आपने अब और ज्यादा फोर्स से खींचा, अब डिफॉर्म हुआ और आपने छोड़ा, तो ये अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाया। कई बार ऐसा भी होगा ना, तो दो साइड से क्रेन लगा ले, टूट जाएगा ये, हाँ या ना। तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, तब तो रीगेन करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं और छोड़ रहा हूं, तो ये दोबारा से वापस वैसा ही मिल गया मुझे। थोड़ा सा और ज्यादा लगा रहा हूं, छोड़ रहा हूं, दोबारा से वैसे ही मिल गया। थोड़ा सा और ज्यादा लगाया मैंने और अब छोड़ा, तो अब ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आया, ठीक है, इतनी बात। कुछ इसमें डिफॉर्मिटी रह गई। रबर बैंड इज नॉट इलास्टिक मटेरियल बेटा, ठीक है, रबर बैंड कुछ और होता है, उसको अलग रखो साइड में, ठीक है, उसे इलास्टोमर कहते हैं। तो रबर बैंड से तो बिल्कुल कतई मत सोचो इस चीज को। किसमें, हाँ हाँ, आप ऐसे समझ लो, आप स्प्रिंग ले लो, आप स्प्रिंग को हल्का सा खींचो और छोड़ दो, वापस अपनी जगह चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा खींचो, छोड़ दो, वापस चला जाता है। थोड़ा सा ज्यादा खींचो और छोड़ दो तो पूरा वापस नहीं जाता। जब स्प्रिंग खुल जाती है ऐसा होता नहीं, ठीक है, खराब हो जाती, खराब नहीं होती, एक्चुअल में वो इलास्टिक लिमिट को क्या कर गया, पार कर गया, ठीक है। तो लिखो जरा, इलास्टिक लिमिट इज अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट इज अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट इज अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स है तो स्ट्रेस ही है। तो इलास्टिक लिमिट क्या, अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेस की, अप टू विच व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, up to which when deforming force is removed body regains its original configuration। मैंने क्या कहा, अगर मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स 100 न्यूटन से कम रखने पे आपने बॉडी पे जब भी लगाया 100 न्यूटन से कम और आपने छोड़ दिया, तो बॉडी ने अपनी शेप क्या कर ली, रीगेन कर ली, ठीक है, इतनी बात। तो अपर लिमिट जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस की, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब लिखो जरा, बियॉन्ड दिस अपर लिमिट, बियॉन्ड दिस अपर लिमिट इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, मतलब 100 न्यूटन से मैं ज्यादा लगा दूं, क्लियर है, बियॉन्ड दिस अपर लिमिट इफ, क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, then body will not regain its original configuration after removal of deforming force, body will not regain its original configuration after removal of deforming force। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे तुम दो लोग लड़ो, ठीक है, एक दूसरे को पीटो, तो अगर ज्यादा जोर से ढंग से लड़ाई नहीं हुई तो टूट फूट नहीं होती है, दोबारा से सही सलामत वापस आ जाता है। लेकिन अगर किसी ट्रक से या गाड़ी से टकरा जा तो टूट फूट हो गई, फिर तो वापस नहीं आ सकता, जुड़ नहीं सकता, ठीक है, इतनी बात। तो वही कहानी है कि एक अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स की, उससे छोटा फोर्स लगने पर और जब वो फोर्स हटेगा, ठीक है, या वो वाला स्ट्रेस हटेगा, तो बॉडी अपने शेप को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। लेकिन जब क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा हो जाए अपर लिमिट से और उसको जब हम हटाते हैं तो शेप रीगेन ओरिजिनल वाली नहीं हो पाएगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई, सबको क्लियर है। चलो, इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब लिखो जरा,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी में है सब कुछ, अगला पॉइंट लिख ले, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या हुक्स लॉ क्या कहता है, पहले सुन लो। मैंने क्या कहा, अगर स्ट्रेस अपर लिमिट से कम है, ठीक है, इतनी बात, और हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने शेप को क्या करेगी, रीगेन करेगी। और स्ट्रेस अगर अपर लिमिट से ज्यादा है और हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा। कुछ कर पाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा। तो जब तक वो कंप्लीटली रीगेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो लिखो जरा, हुक्स लॉ इज वैलिड up to elastic limit. Hooke's law is valid up to elastic limit. ठीक है, Hooke's law is valid up to elastic limit. और ये क्या कहता है, stress proportional to strain within elastic limit. जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन आएगा, स्ट्रेन आएगा, लेकिन कब तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड होने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू E into E. This E is called as what? Modulus of elasticity. अब एक चीज देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेस है और ये यूनिटलेस है, तो यूनिट क्या होगा इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, अरे ठीक है यार। अब क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन टाइप के होते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का होगा, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल वाले के करस्पॉन्डिंग, एक वॉल्यूमेट्रिक वाले के करस्पॉन्डिंग, और एक किसके, शेयर वाले के करस्पॉन्डिंग। तो उनके नाम क्या क्या हैं, पहले नोट करो, इसे कर लिया नोट, लिखो जरा। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है, इसको y से डिनोट करते हैं, मतलब E किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। y इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही कहानी आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है भाई। इसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इतनी बात। थॉमस यंग बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कौन सा वाला यंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये थॉमस यंग था, मतलब इसने बहुत काम किया था जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक। न्यूटन से ज्यादा काम इस बंदे ने किया था। अब क्या कहानी भाई, तो एफ लॉन्गिट्यूडनल अपॉन क्या कहते हैं, ई लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब लिखो जरा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर हमारा एक से काम नहीं चला और तीनों अलग अलग। तूने सब पढ़ा हुआ है पता केमिस्ट्री में, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तूने पढ़ रखा है, ठीक है। तूने एक चीज पढ़ी थी, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, डेफिनेशन बता इसकी। गामा सर यूज वहां पे करते थे, यूज नहीं, डेफिनेशन। मैंने क्या वर्ड यूज करा, मैंने कहा डेफिनेशन बता दे मुझे, फिर कोई फायदा नहीं। तेजस नागरू कह रहा सीपी अपॉन सीवी, गलत बात है, ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, यही सारा बल्क मॉडुलस से, ठीक है, अभी बता रहा हूं, ठीक है।
अब लिखो जरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, लिखो। बल्क साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, बल्क मतलब ओवरऑल, ठीक है। अब क्या कहानी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जरा देखो, मान लो हमारे पास ये बॉडी है, कोई है ऐसी बॉडी, इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगा, प्रेशर लगा, मान लो। मतलब फोर्स हर तरफ से क्या लग रहा है इस पे, नॉर्मली। तो बॉडी हल्की सी दब जाएगी कि नहीं दब जाएगी, तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा इसका, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी से डिनोट करते हैं, दैट इज प्रेशर, ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और यही होगा कि नहीं होगा। बाहर माइनस साइन भी लगा रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। या एक चीज और, आप ऐसे देखो, ये पहले वॉल्यूम ये रहा होगा इनिशियल वाला, इसके करस्पॉन्डिंग रहा होगा, हाँ या ना। तभी भी कहीं तो पड़ा ही था, एयर में तो था ही। हल्का सा प्रेशर बढ़ने की वजह से ही वॉल्यूम क्या करा होगा, चेंज किया होगा, यस और नो। जब प्रेशर, भाई पहले भी तो ऐसे था ये, जब प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम क्या करा होगा, चेंज। तो अब हमारे पास क्या चीज है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया वही है, तो उसको मैंने किससे डिनोट करा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया, ठीक है। अब मान लो एक्सेस प्रेशर इज डेल्टा पी, तो बी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे भाई। तो आप इसको लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, लेकिन इसके सामने माइनस साइन लगेगा बेटा। क्यों लगेगा बता देता हूं। ये जो इलास्टिसिटी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है। अगर प्रेशर बढ़ा तो डेल्टा पी क्या है, पॉजिटिव, तो वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा। तो डेल्टा वी क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो बाहर क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव, ठीक है, इतनी बात, ताकि क्या रहे, पॉजिटिव। और अगर प्रेशर घटा तो ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगेन नेगेटिव आ रहा, तो उसके सामने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। क्लियर इतनी बात। इसको और अच्छे से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या चीज बेटा, स्मॉल चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा पी या डीपी, है ना, लिखूंगा, क्यों परेशान हो गया भाई। जिया क्या चीज क्लियर नहीं हुई, ये बता दे मुझे फटाफट, जल्दी बता जिया। जिया बता तो सही क्या समस्या है। साइन, लड़की, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। एक बात बता, अगर प्रेशर बढ़ता है, मैं एक केस लेता हूं, प्रेशर बढ़ता है तो डेल्टा पी क्या होगा, तू खुद बता, जल्दी बता, प्लस या माइनस। प्रेशर बढ़ता है तो डेल्टा पी क्या होगा, लड़की जल्दी बोल। प्रेशर बढ़ता है तो डेल्टा पी कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव होगा। बढ़ना मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला बढ़ा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे यस और नो, जी जल्दी बोले यार। अगर प्रेशर डेल्टा पी पॉजिटिव आ गया तो एक बात बता, प्रेशर बढ़ने पर डेल्टा वी को क्या होगा,
डेल्टा वी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बता दे। घटेगा मतलब क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बताना। घटेगा तो मुझे ही पता है, घटेगा तो मतलब क्या, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन, ताकि उसको क्या बना सकूं, पॉजिटिव बना सकूं। अरे क्लियर है भाई? ठीक, अब सुनो भाई, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता क्या, क्या कहते हैं, shear modulus ऑफ रिजिडिटी। shear modulus ऑफ रिजिडिटी। शेयर की स्पेलिंग क्या है? SHEAR। इतनी देर से हमने कई जगह ही पढ़ लिया है तो। SHEAR। हे भगवान, shear modulus ऑफ रिजिडिटी। कोई बात नहीं, इसको बाद में सही करना, पहले जो कह रहा हूं वो समझना। shear modulus ऑफ रिजिडिटी। अब देखो भाई, इसको डिनोट करते हैं हम नीटा से। नीटा इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रेस, shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। अरे यस नो, अब shear स्ट्रेस आपको पता है क्या होता था, फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस अपॉन एरिया जिस पे फोर्स लगा था टेंजेंशियली, ठीक है, अपॉन व्हाट, फाई। shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेन कितना बताया था मैंने, एंगुलर चेंज, दैट वाज व्हाट, फाई। तो क्या हो गया, एफ ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? यस सर। ठीक है भाई। अब कुछ चीजें देखो भाई, आप लिखो जरा, सॉलिड्स में तीनों टाइप की इलास्टिसिटी होती है। आप उसकी लेंथ भी बदल सकते हो सॉलिड की, वॉल्यूम भी बदल सकते हो, शेप भी बदल सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो लिखो जरा, सॉलिड्स। हिमांशु शर्मा कह रहा है नीचे क्या लिखा है, फाई लिखा है भाई, और मैंने बताया था shear स्ट्रेन फाई के बराबर होता है, ठीक है, एंगुलर चेंज कहते हैं इसे, पता नहीं कैसे भूल जाते हो यार। आप लिखो जरा, क्या कह रहा था मैं, सॉलिड्स पोजेस ऑल थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सॉलिड्स के पास तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं भाई, क्लियर है? सॉलिड्स पोजेस ऑल थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का आप लेंथ तो नहीं चेंज कर सकते, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, शेप भी चेंज कर सकते हो, हाँ या ना? तो उसके पास सिर्फ क्या हो सकता है, shear या क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिक्विड्स। shear वाला भी आइडियल लिक्विड पे नहीं होता है, वो शेप ऑफ क्या ले लेता है, कंटेनर ले लेता है। ठीक है, आप लिखो लिक्विड एंड गैसेस, आप सिर्फ ऐसा लिख लो, लिक्विड एंड गैसेस ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस और नो? वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, बाकी तो लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते गैस की ना। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी चीज, परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, परफेक्टली रिजिड बॉडी की, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में स्ट्रेन जीरो होगा कि नहीं होगा? कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, रिजिड बॉडी का मतलब क्या था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, तो मतलब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? तो इलास्टिसिटी परफेक्टली रिजिड बॉडी की क्या होगी, इनफाइनाइट। यही जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा नीचे? तो लिखो जरा, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात।
क्लियर है? आज इतना ही करो, कल बात करेंगे, ठीक है।